नमस्कार दोस्तों, एडिसैट के नेटवर्क में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो व्याख्यान है हमारी श्रृंखला संस्कृत प्रवेश का चौथा अंक रहेगा और इस सीरीज़ को हम प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत लैंग्वेज के नाम से भी एड्रेस कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी लेक्चर के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर। नमस्कार सर। एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे आज का लेक्चर शुरू करें। थैंक यू सर आने के लिए। आप सब लोगों का आज की इस चौथी श्रृंखला में स्वागत है। पिछली 3 श्रृंखलाओं में हम क्रमशः संस्कृत वाक्य संरचना, संस्कृत भाषा विस्तार आदि के विषय में सुनते चले आ रहे हैं। हम इससे पहले कि अपना आज का नया लेक्चर शुरू करें, हम प्रयास करेंगे कि हम सिंहावलोकन कर लें। सिंहावलोकन से तात्पर्य है कि पिछली 3 श्रृंखलाओं में हम लोगों ने क्या क्या जाना। हमने सबसे पहले जाना कि लट लकार क्या है, लट लकार के रूप कैसे चलते हैं, तीतः अंति आदि करके हम लोगों ने सीखा था, जिसके बदले में हमने अति, अतः और अंति समझाने का प्रयास किया था। हमने अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप को जानने का प्रयास किया। हमने सामान्य वाक्य संरचना देखी, रामः गृहं गच्छति। इसके साथ ही हमने कुछ वृहद वाक्यों का निर्माण किया था और उन वृहद वाक्यों के विभिन्न रूपों को जैसे द्विवचन में और बहुवचन में समझने का प्रयास किया। हमने अपनी परिचर्चा के क्रम में यह भी बताया कि हमारे जो धातुएं हैं वो 2 तरह के हैं, अकर्मक धातु और सकर्मक धातु। जिस धातु के कर्म नहीं होते उसे अकर्मक कहते हैं और जिस धातु के कर्म होते हैं उसे सकर्मक कहते हैं। आखिरी यानी तीसरी श्रृंखला में हमने सेट और अनिट धातुओं को जानने का प्रयास किया था। सेट से तात्पर्य है जिन धातुओं में इ का आगम दिखता है और जिन धातुओं में ई का आगम नहीं दिखता है उसे हमने अनिट के रूप में जाना था। शब्द रूप और धातु रूप की एक लंबी परंपरा हमने शुरू की है। हम इसी क्रम में यह जानने की कोशिश करेंगे कि हम आज क्या क्या समझने जा रहे हैं। हम आज जिसे समझेंगे उसमें इकारांत पुल्लिंग होगा और इकारांत स्त्रीलिंग होगा। इसके साथ ही हम लिट लकार जिसे कि भविष्यत काल कहते हैं इसे जानेंगे। उसके साथ लंग लकार जानने की कोशिश करेंगे जिसके माध्यम से हम भूतकालिक क्रिया का निर्माण कर सकें। साथ ही हमने तीसरी श्रृंखला में क्त्वा प्रत्यय की चर्चा की थी, दत्वा और गृहीत्वा को लेकर के, जिसमें यह बात निकल कर आई थी कि खा करके, जा करके, हंस करके, लिख करके, पढ़ करके, ऐसे जो एक्सप्रेशंस होते हैं उस एक्सप्रेशंस को हम कैसे कन्वर्ट करें संस्कृत में। और साथ ही हम जानने का प्रयास करेंगे एक प्रत्यय है तुमुन, जो कि जाने के लिए, जो के लिए के अर्थ में प्रयोग में आता है, कभी कभी हम में के अर्थ में भी प्रयोग में लाते हैं। तो आज का हमारा प्रमुख विषय इसी पर केंद्रित है। हम क्रमशः इन विषयों को जानने का प्रयास करते हैं। हमने अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग को जाना। आज हमने आपके सामने एक ही स्लाइड्स में इकारांत पुल्लिंग और इकारांत स्त्रीलिंग दोनों को लाने का प्रयास किया है। हम पुनः देखते हैं कि जो मुनि शब्द है और मति शब्द है, मुनि शब्द पुल्लिंग है और मति शब्द स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार जितने भी पुल्लिंग वाची शब्द होंगे जिसके अंत में स्वर इ विद्यमान होगा, हम उसका रूप मुनि की तरह चलाएंगे। साथ ही ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में ह्रस्व ई हो, उसको हम मति की तरह चलाएंगे। हम देखते हैं हमारे स्क्रीन पे जो 2 आ रहे थे रूप, उस रूप को देखते हैं, उस रूप को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मुनि और मति हम पहले कंपैरेटिव कर लें। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी मुनि के भी हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। इसी प्रकार मति के भी रूप को हमने रखा है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में। आप पाएंगे कि मोर और लेस दोनों के रूप समान दिखते हैं, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि अगर दोनों के रूप समान होते तो फिर 2 अलग अलग रूप क्यों बनाया गया। हम यहां देखते हैं, आप एक अंतर पाएंगे।
आप फोकस करें, जैसे मुनि शब्द है और मति शब्द है, उसके अगर द्वितीया विभक्ति बहुवचन को देखें तो द्वितीया में पुल्लिंग में ईन आ रहा है। दूसरे शब्दों में यह मुनीन शब्द है। लेकिन अगर हम मति के द्वितीया को देखें तो उसमें ईह आ रहा है, और ये जो ईह है, ये ईह बेसिकली स्त्रीलिंग के भाव को, स्त्रीलिंग के स्वरूप को प्रकट करता है। यहां हम दूसरे अंतर को जाने। जो दूसरा अंतर है यह है तृतीया एक वचन में। तृतीया एक वचन मुनिना आ रहा है, लेकिन वहीं मति शब्द में तृतीया एक वचन मत्या आएगा। आप अच्छी तरह से इसे समझें कि जो मत है, जहां पे हम हलंत देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है, हम उनके साथ ये सारे प्रत्यय जोड़ते जाएंगे। यानी मत में अगर या लगाएंगे तो मत्या बनेगा, इसी प्रकार मुन में अगर इना लगाएंगे तो मुनिना लगेगा। हम तीसरा अंतर पाते हैं षष्ठी बहुवचन। आप देखें षष्ठी बहुवचन में पुल्लिंग में ई नाम लगा हुआ है, यानी मुनि शब्द के साथ अगर जोड़ दें तो यह मुनि नाम हो जाएगा। लेकिन स्त्रीलिंग में आप पाएंगे कि आ नाम लिखा हुआ है, अर्थात यह मत्या नाम हो जाएगा। इसी प्रकार सप्तमी बहुवचन में आप पाएंगे कि सप्तमी बहुवचन में इशु शब्द है, मुनिषु है, और यहां पर भी हम पाते हैं, क्षमा करेंगे, सप्तमी एक वचन में आप अंतर को देखें कि पुल्लिंग में मुनौ आता है और स्त्रीलिंग में मतौ भी है और मत्याम भी है। स्त्रीलिंग के साथ एक और आप अंतर पाएंगे, वह अंतर यह है कि चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में इनके दो दो फॉर्म प्राप्त होते हैं। आप पाएंगे चतुर्थी में अये है, एह है, याह है पंचमी में, षष्ठी में एह और याह है, सप्तमी में औ और याम है। तो इस प्रकार ये थोड़े थोड़े अंतर हैं, अन्यथा पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में हम किसी प्रकार का अंतर नहीं पाते। अगर आपको यह लिखना हो मति के लिए अर्थात बुद्धि के लिए, तो हम इसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे और वह रूप बन जाएगा मत्यई। इसी प्रकार अगर हम पुल्लिंग में रूप चलाएं मुनि के लिए तो वह रूप बन जाएगा मुनये। आप उसे अपने वाक्यों में यथासंभव अगर फिट करें तो यह वाक्य बनेगा। मैं एक सामान्य लट लकार का वाक्य लेता हूं कि मुनि के लिए फल ले जाता हूं। वाक्य को ध्यान से रखें, मुनि के लिए, यहां के लिए चिन्ह आ रहा है जो चतुर्थी का है। हमारे सामने टेबल उपलब्ध है, हम इसमें लिखेंगे मुनये, फल ले जाता हूं। अब फल ले जाता हूं तो फल के बाद कोई चिन्ह हमें दिख नहीं रहा, लेकिन चूंकि आगे आने वाली क्रिया जो है वो सकर्मक है और फल स्वयं में कर्म बनता है, वाक्य बनता है फल को ले जाता हूं, तो फल शब्द में द्वितीया विभक्ति लगा देंगे, बन जाएगा फलम, यानी मुनये फलम, ले जाता हूं। आपने पिछली जो श्रृंखला थी, पिछले हमारे लेक्चर में आपने देखा था कि जब मैंने 25 धातुओं के लिए की सूची आपके सामने दी थी, उसी में एक धातु था नी, और उस नी धातु का प्रयोग हम ले लेंगे इसमें। मुनि के लिए फल ले जाता हूं या ले जाता है या ले जाते हो, अपनी सुविधा के अनुसार हम उसे रूप में ले लेंगे और वह बन जाएगा मुनये फलम नयामि या मुनये फलम नयति या मुनये फलम नयसि। तो इस प्रकार हमने मुनि शब्द का प्रयोग किया। हम दूसरा मति शब्द का भी एक प्रयोग देख लेते हैं कि बुद्धि के द्वारा काम होता है या बुद्धि से काम होता है। बुद्धि शब्द का ही पर्याय है मति, मति का भी अर्थ है बुद्धि। अब क्या है कि बुद्धि से काम होता है, से शब्द है, से के लिए तृतीया विभक्ति लगाएंगे और आपके सामने स्क्रीन पे देखेंगे कि तृतीया विभक्ति में या प्रत्यय है, हम मत में या जोड़ देंगे, क्या बन गया मत्या। काम होता है, होना के लिए हमने पढ़ रखा है भू धातु जिसका अर्थ है होना और उसका रूप चलता है भवति की तरह। तो मति से होता है मत्या भवति, क्या होता है, काम होता है। और काम के लिए संस्कृत में बहुत कठिन शब्द नहीं है, हम आप लोग व्यावहारिक जीवन में भी शब्द प्रयोग करते हैं, कार्य। तो बुद्धि से कार्य होता है, मतया कार्यम भवति।
इस प्रकार हम इन रूपों को अपने दैनंदिन व्यवहार में प्रयोग में लाते जाएंगे, क्रिया के साथ उसका प्रयोग करेंगे और आपके अनुसार जिस वाक्य का आप निर्माण करना चाहते होंगे उस वाक्य का निर्माण स्वयमेव बनता चला जाएगा। सावधानी से एक एक टेबल को हमें देखना है और उस टेबल के अनुसार उसे प्रयोग में लाना है। कल हम लोगों ने लट लकार का रूप सविशेष जाना था। लट लकार यानी वर्तमान काल। हम आज जानने की कोशिश करते हैं भविष्यत काल के रूप। इसे संस्कृत में लिट लकार कहते हैं। भविष्यत पढ़ेगा, चलेगा, हंसेगा, छोड़ेगा, लिखेगा, घूमेगा, टहलेगा, इस तरह का प्रयोग हम करते हैं। मैं कल प्रातः टहलने के लिए जाऊंगा। स्वाभाविक है, यह गा है। भविष्यत काल को हम गा, गे, गी के माध्यम से पहचानते हैं। हमने एक सुविधा के लिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में आपके सामने एक टेबल बनाया है। इस टेबल में आप पाएंगे कि सबके साथ एक कॉमन लिखा हुआ है ई, अन्यथा यह स्यति शब्द है। हम पहले से समझ लें कि ई क्यों लिखा गया है। ऐसी धातु जिसके अंत में हलंत लगा हो, उस धातु के साथ छोटी ई की मात्रा जुड़ जाएगी, इसीलिए ई लगाया है। लेकिन जिस धातु के साथ हलंत नहीं लगा हुआ है उसके साथ हम ई नहीं जोड़ेंगे। हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे पठ धातु है। पठ धातु में ठ में हलंत है। हलंत के कारण जो है इसमें हलंत के कारण क्या होता है कि ई हम उसमें जोड़ देते हैं। उस ई के कारण यह बन गया पठिष्यति। जो स है ये स कन्वर्ट हो जाएगा षटकोण वाला, जिसे हम मूर्धन्य श कहते हैं। अर्थात जो प है, प का पेट कटा होना, वह आधा स बन जाएगा। तो इस प्रकार वह बन जाएगा पठिष्यति। इस चीज को ध्यान रखना है कि इ के कारण स जो है वो श बदल जाएगा और इस प्रकार रूप बनेगा पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। एक चीज और ध्यान रखना है, जो मध्यम पुरुष एक वचन में स्यसि आ रहा है उसका आखिरी स एज इट इज रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन जो ई के इमीडिएटली आफ्टर स आ रहा है उसमें होगा। तो इसीलिए वह बनता है पठिष्यसि, पठिष्यसि। आप परिवर्तन को समझ पा रहे होंगे। हमारे नीचे आपने देखा होगा स्लाइड्स में कि हमने 6 धातुओं का प्रयोग आपके सामने रखा है। ये 6 के 6 वही धातुएं हैं जो 25 धातुएं हम लोगों ने पिछली श्रृंखला में सीखी थी। हम उसे केवल प्रयोग में आपके सामने रख रहे हैं कि इन 6 धातुओं को इसके अकॉर्डिंगली प्रयोग में ले आए। जैसे चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यथः, चलिष्यथ, चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः। आपके मन में प्रश्न यह अवश्य रहेगा कि किन किन धातुओं में ई नहीं लगेगा। वैसे किन किन धातुओं में ई नहीं लगेगा इसका तो वृहद उत्तर होगा, लेकिन हम उदाहरण के लिए 1-2 धातु तो जरूर समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पा धातु है। आप पाएंगे कि पा के अंत में आकार की मात्रा है, तो इसलिए क्या होगा, ये पास्यति ही बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले सीखा है कि जिन धातुओं के अंत में हलंत हो उसी में केवल ई का आगम होगा, और जिन धातुओं में हलंत नहीं है उसमें स्यति लग जाएगा, पास्यति, दास्यति। रही बात ई के प्रयोग का, इसके अपवाद भी हैं। आप अगर जानने की कोशिश करें तो जैसे दृश्य धातु है, तो दृश्य धातु के शा में हलंत है, लेकिन वहां पर हमें दृशिष्यति रूप उसका नहीं चलता। वो कुछ नियम है व्याकरण के जिसके कारण उसका रूप द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति चलता है। इसी प्रकार एक धातु है नम, नमस्कार करने के अर्थ में है, प्रणाम करने के अर्थ में है। उस नम धातु का भी रूप नमिष्यति नहीं चलता, वो नंस्यति हो जाता है। तो इसलिए जो अभी हमने सीखा ई का रूप, उस ई के रूप के लिए ये अपवाद हैं जिसमें ई वाला प्रयोग नहीं लगता।
हमने सीखा लिट लकार में हलंत वाले धातुओं का प्रयोग कैसे होगा और बिना हलंत के धातुओं का प्रयोग कैसे होगा। मैं एक और चीज बताऊं कि जैसे नी धातु है, नी धातु में भी हलंत नहीं है, लेकिन इसका भी रूप निश्यति नहीं चलेगा, इसका रूप नेश्यति चलता है। अब कैसे चलता है, क्यों चलता है, ये व्याकरण की गहराई में जाकर के हमें देखना होगा। आने वाले दिनों में जब हमारी आगे की और व्याख्यान यहां पर हम व्याख्या करेंगे तो उसमें इन विषयों को लेंगे। हम अभी सहज और सामान्य संस्कृत को सीखने के लिए, लोक व्यवहार में संस्कृत के प्रयोग के लिए जिस प्रकार का सरलतम प्रयास हो सकता है, हम उस सरलतम प्रयास को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास लंग लकार है। ये जो लंग लकार है ये भूतकालिक क्रिया है। हम आप सभी जानते हैं, वह गया, वह जाता था, एक राजा था, आदि ऐसे भूतकालिक प्रयोग हम करते हैं। कल का दिन बहुत अच्छा था, परसों बारिश हुई थी, तो इस प्रकार के वाक्य हम प्रयोग में लाते हैं। उनके लिए हमारे संस्कृत में लंग लकार का प्रयोग होता है। यह लंग लकार भूतकालिक क्रिया है। हम भूतकालिक क्रियाओं को भी कैसे जानेंगे, इसके लिए सबसे आवश्यक है कि पहले धातु में लगने वाले हम प्रत्ययों को जानें। उसके पूर्व एक सावधानी है। लंग लकार यानी भूतकाल का जो कार्य चलेगा, भूतकालिक क्रिया को जब हम प्रयोग में लाएंगे तो उसका एक अभिज्ञान है, उसकी एक पहचान है। और वह पहचान क्या है कि धातु के पूर्व हम ऑलवेज अ लगाते हैं, हमेशा अ लगेगा। हम इसे प्रीपोजिशन कहेंगे, यानी पहले से ही उसकी अवस्थिति रहेगी। जैसे पठ धातु है, पठ धातु को कन्वर्ट करना है हमें लंग लकार में, तो पठ से पहले ही हम अ लगा देंगे और उसके बाद जो भूतकालिक प्रत्यय है उन प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। तो हम जरा स्क्रीन पे देखते हैं कि भूतकालिक प्रत्यय कौन कौन से हैं। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अत, अताम, अन, इसे जोड़ लें। हमने कहा अ लगना है धातु से पूर्व। नीचे एक इक्वेशन, एक समीकरण बना हुआ है जहां पर लिखा हुआ है अ प्लस धातु प्लस उक्त प्रत्यय। उक्त प्रत्यय से तात्पर्य है कि ऊपर जो कहा गया प्रत्यय है, ऊपर जो कहे गए प्रत्यय है, हम उनको जोड़ देंगे। तो हम सबसे पहले अ लेते हैं, फिर लिख जो धातु है हम धातु लिख लेते हैं और ऊपर में हम अत प्रत्यय ले लेते हैं। तो क्या बना, अलिखत, अलिखत। दूसरा बना अलिखताम, अलिखन। इसी तरह अलिख, अलिखतम, अलिखत। फिर बना अलिखम, अलिखाव, अलिखामा। इसी प्रकार हम भ्रम का भी बना सकते हैं, अभ्रमत, अभ्रमताम, अभ्रमन। ये हमारे सामने लंग लकार के प्रयोग हैं। स्वाभाविक दृष्टि से अगर आप पुनः स्मरण में लाएं तो हमने बार बार कहा है कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग लिमिटेड है, सीमित है। क्यों लिमिटेड, क्यों सीमित है? क्योंकि मध्यम पुरुष त्वम और तुम लोग है और उत्तम पुरुष मैं और हम लोग है। तो मैं और हम लोग हमारे सामने दो प्रयोग है, त्वम और तुम लोग, तुम और तुम लोग हमारे सामने दो प्रयोग है। इसके अतिरिक्त जितने भी प्रयोग होंगे वे सारे के सारे प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष के रूप में गिने जाएंगे। इसलिए सारे व्यवहार जो है वह अत, अताम और अन की तरह चलाएंगे। हम एक वाक्य ले लें, मैं कल टहलने गया। मैं कल गया इतना मात्र लें, क्योंकि टहलना जो शब्द है टहलने के लिए फिर कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए हम केवल इतना सा लेते हैं कि मैं कल गया। जाने के लिए आप स्मरण में लाएं, धातु है गम। हमने ब्रैकेट में गम के लिए गच्छ का प्रयोग किया था। अब हम इसे लेंगे अ प्लस गच्छ प्लस मैं गया, तो हम ले लेंगे उत्तम पुरुष एक वचन का रूप। तो क्या बनेगा, अहम कल के लिए यह होगा। देखिए दो तरह के कल होते हैं, एक आने वाला कल और एक जाने वाला कल।
जो जाने वाला कल है उसके लिए हम ह्यः प्रयोग करते हैं, और जो आने वाला कल है उसके लिए श्वः प्रयोग करते हैं। तो वाक्य क्या है हमारा? मैं कल गया, भूतकाल में। तो अहम ह्यः अगच्छतम, सॉरी, अहम ह्यः अगच्छम। तो इस प्रकार यह रूप बना। इसी प्रकार वह गया तो सह अगच्छत, तुम गए तो त्वम अगच्छ। तो इस प्रकार हम प्रयोग करेंगे। हमने भीतर का जो प्रयोग है, कर्म हो, करण हो, संप्रदान हो, आत्मादान हो, उसके प्रयोग को जानते हैं। अगर हमने कहा कि मैं कल पढ़ने के लिए विद्यालय गया, वाक्य को ध्यान से सुने, मैं कल पढ़ने के लिए विद्यालय गया, मैं के लिए अहम हो गया। कल, चूंकि कल गया तो बीता हुआ कल होगा, तो हम क्या लाएंगे यहां पर? ह्यः। तो अहम ह्यः अगच्छम, मैं कल गया। कहां गया? तो विद्यालय को गया, तो कर्म ले आएंगे, विद्यालयम अगच्छम। अब रही बात पढ़ने के लिए गया, तो पढ़ने के लिए अगर आप दूसरी श्रृंखला के वाक्य को प्रयोग में लाएं तो वहां पर हमने पढ़ने के लिए प्रयोग किया था पठनाय। हम लोग प्रयोग करते हैं भोजनाय, क्रीडनाय, अर्थात खाने के लिए, खेलने के लिए। तो के लिए चतुर्थी प्रयोग है। हमने यहां पे वाक्य बना लिया अहम ह्यः पठनाय विद्यालयम अगच्छम। इसी को अगर बहुवचन में प्रयोग कर लें तो वयम ह्यः पठनाय विद्यालयम अगच्छाम। तो इस प्रकार यानी हम लोग कल पढ़ने के लिए विद्यालय गए। सरलता से वाक्य निर्माण हो रहा है। हमने कोई अतिरिक्त प्रयोग नहीं किया है, बल्कि हमने केवल वही प्रयोग किया है जिसे आज तक हम लोगों ने अपने ज्ञान की परिधि में लाने का प्रयास किया है। मैं विश्वास करता हूं कि लृट लकार और लंग लकार के प्रयोग को और उसके रूप निर्माण को आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। और दो चार वाक्य लेते हैं, क्रमशः हम एक साथ भविष्यत काल का वाक्य लेते हैं और एक साथ उसी वाक्य को कन्वर्ट कर लेंगे भूतकाल में। उदाहरण के लिए, कल मैं चलचित्र देखने के लिए गया, ठीक है। अहम ह्यः चलचित्रम, देखने के लिए द्रष्टुम अभिप्रयोग हम ला रहे हैं अगच्छम। अहम ह्यः चलचित्रम द्रष्टुम अगच्छम। आपके मन में संदेह होगा कि यह द्रष्टुम शब्द कहां से आ गया, यह कैसे बना, और यह शब्द पहली बार प्रयोग में आ रहा है। तो इसी द्रष्टुम की प्रकृति को समझने के लिए आगे हम तुमुन प्रत्यय भी जानेंगे, इसीलिए मैंने सविशेष यहां पर तुमुन प्रत्यय वाले इस द्रष्टुम का प्रयोग किया है। अब हम इसे फिर से समझें। अहम चलचित्रम द्रष्टुम ह्यः अगच्छम। अब इसको कन्वर्ट करते हैं लृट लकार में। मैं कल चलचित्र देखने के लिए जाऊंगा, ठीक है। अब जाऊंगा है तो कल की प्रकृति बदल जाएगी, क्योंकि अभी तक हम चर्चा कर रहे थे बीते हुए कल के विषय में, और अचानक हम अब आने वाले कल की चर्चा कर रहे हैं। हमने अभी जस्ट पहले प्रयोग किया है कि जो आने वाला कल है उसको श्वः कहते हैं। श्वः तालव्य शाखा आधा, व और विसर्ग श्वः बनेगा। अब इसको बनाते हैं कि मैं कल चलचित्र देखने के लिए जाऊंगा। अहम श्वः चलचित्रम द्रष्टुम गमिष्यामि, जाऊंगा। मैं कल विद्यालय में पुस्तक पढ़ूंगा। अब चूंकि हम अहम का प्रयोग बार बार कर रहे हैं, तो क्यों ना इसे अन्य पुरुष बहुवचन में ले लें कि वे कल विद्यालय में पुस्तक पढ़ेंगे। वे बहुवचन हो गया, और अन्य पुरुष में एक वचन में वह के लिए है सह, दो वह के लिए है यानी वे, जहां पर दो हैं उसके लिए है तौ, और बहुवचन में प्रयोग करते हैं ते। हमने प्रयोग किया वे कल विद्यालय में पुस्तक पढ़ेंगे, तो क्या बना? ते श्वः
विद्यालय में, ध्यान रखें सप्तमी विभक्ति, वे कल विद्यालय में, ते श्वः विद्यालये पुस्तक पढ़ेंगे, पुस्तकम पठिष्यन्ति। ठीक, ते श्वः विद्यालये पुस्तकम पठिष्यन्ति। इसी प्रकार का एक दूसरा वाक्य लेते हैं कि तुम लोग आज शाम में उद्यान में भ्रमण करोगे। तुम लोग आज शाम उद्यान में भ्रमण करोगे। ठीक, अब तुम लोग है बहुवचन हो गया, त्वम युवाम यूयम। पिछले लेक्चर को ध्यान में रखें, त्वम युवाम यूयम, तो बहुवचन हो गया यूयम। आज, आज के लिए शब्द है अद्य, बहुत प्रचलित है, कई जगह सुना भी होगा, देखा भी होगा, इसलिए अद्य आज में कठिनाई नहीं है, बल्कि सामान्य हिंदी का जो आज शब्द है वह अद्य से ही निकला है। अस्तु, तो हम कहते हैं कि यूयम अद्य, शाम में। ये जो शाम और सुबह है, इसके लिए हम लोग दो शब्द प्रयोग में लाते हैं, प्रातः और सायं। प्रातः और सायं, अब इसे ध्यान से समझें, ये दोनों शब्द अव्यय है। एक और नई बात आ गई कि ये अव्यय क्या होता है, तो इसे हम समझ लें, ऐसे शब्द जिनमें किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं होता, अर्थात किसी भी प्रकार से रूप में परिवर्तन नहीं होता, या अन्य प्रकार से समझें कि जिन शब्दों का शब्द रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, ऐसे जो शब्द होते हैं वे अव्यय कहलाते हैं। अब प्रातः है, प्रातः काल को कहें या प्रातः काल में कहें या प्रातः काल के लिए कहें, ऐसा प्रयोग नहीं होता, केवल और केवल प्रातः शब्द ही प्रयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार सायं है, यह भी अव्यय है, इसका भी प्रयोग सायं ही होगा। आप बहुत अधिक प्रयास करें तो हम इसमें काले शब्द लगा सकते हैं, काल शब्द अव्यय नहीं है, इसलिए काले में सप्तमी विभक्ति हो जाती है, तो हम सायंकाल कहते हैं, सायंकाले कहते हैं। लेकिन क्यों काले लगाएं, जब हमारा कार्य प्रातः या सायं कहने मात्र से सिद्ध हो जाता है, तो क्यों ना हम सायं मात्र कहें। अब लेते हैं कि यूयम अद्य सायं उद्यान में, फिर आ गया सप्तमी विभक्ति, तो उद्याने अहम अद्य सायं उद्याने टहलूंगा। यूयम अद्य सायं उद्याने टहलोगे है, वाक्य हमने ये लिया था, गलती से टहलूंगा आ गया, तो टहलोगे। अब यूयम के अनुसार लिट लकार का जो मध्यम पुरुष बहुवचन है हम उसको लेंगे, और टहलने के लिए धातु क्या है, टहलने के लिए धातु है भ्रम। भ्रम धातु का मध्यम पुरुष में अगर प्रयोग पाएंगे तो आपको मिलेगा भ्रमिष्यसि, भ्रमिष्यथः, भ्रमिष्यथ। तो यूयम भ्रमिष्यथ अर्थ बना कि यूयम अद्य सायं उद्याने भ्रमिष्यथ, नृत लकार का प्रयोग है। इसी को हम परिवर्तित कर लेते हैं, इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं भूतकाल में कि तुम लोग कल सायं, कल शाम में उद्यान में टहल रहे थे या टहले थे, इस तरह का प्रयोग होता है। हम इसे प्रयोग में ले आए और वाक्य वही बनेगा कि यूयम, केवल कल श्वः की जगह पे कल वाला आ जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस है तो इसलिए यह हो जाएगा कि यूयम ह्यः सायं उद्याने। अब क्या है, टहले थे, तो अभ्रमत, इस प्रकार हो जाएगा प्रयोग। अगर आप मध्यम पुरुष में देखें तो मध्यम पुरुष में आप पाएंगे अभ्रम, अभ्रमतम, अभ्रमत, तो इस प्रकार रूप हो जाएगा यह क्या कि यूयम ह्यः सायं उद्याने अभ्रमत। इसी प्रकार हम प्रतिदिन व्यवहार करें और लिट लकार, लंग लकार और लट लकार, यानी वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल, इन तीनों कालों के वाक्यों का प्रयोग हम जान लेते हैं। नेक्स्ट,
हमने शुरू में चर्चा में दत्वा और गृहीत्वा का प्रयोग किया था। हम प्रतिदिन अपने जीवन में ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं कि मैं खाकर के विद्यालय जाऊंगा, या मैं पढ़कर आता हूं, या मैं बात करके सोचता हूं आदि। सब में कॉमन क्या है? करके। हम इसको प्रयोग में कैसे लाएं? आपके सामने स्क्रीन पर देखेंगे कि हमने कुछ बुलेट्स बना रखा है, लगभग 5 और 6 बुलेट्स हैं। हम इनको जानने की कोशिश करते हैं कि ये शब्द बनते कैसे हैं। इससे पूर्व यह भी जानना आवश्यक है कि ये जो त्वा और ल्यप है, हम इसे कृदंत कहते हैं। कृदंत का मतलब है धातुओं के अंत में लगने वाला प्रत्यय। हम यह भी जान लें, हमारे सामने 2 शब्द होते हैं, एक होता है उपसर्ग और दूसरा होता है प्रत्यय। उपसर्ग उसे कहते हैं जो धातुओं के पूर्व प्रयोग में आए, और प्रत्यय उसे कहते हैं जो धातुओं के अंत में प्रयोग में आए। आपने बार बार शब्द प्रयोग किया है स्वागतम। हम आप सभी जानते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे लोग इस शब्द से भली भांति अवगत हैं, स्वागतम। हम जरा इसकी सर्जरी करते हैं, यह स्वागतम शब्द क्या है। आप पाएंगे कि शुरू में जो स्व शब्द है, स्वा, यह स्वा वस्तुतः शब्द नहीं होता, कोई शब्द नहीं है स्वा, इसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जब इसे तोड़ते हैं तो इसमें से 2 शब्द निकलते हैं, 2 उपसर्ग निकलते हैं, और वे उपसर्ग हैं सु और आ। सु भी एक उपसर्ग है, आ भी एक उपसर्ग है, तो बना स्वा। फिर आपके पास शब्द बचा रह जाता है गतम। यहां जो गतम शब्द है, इस गतम शब्द के मूल में एक तो गम धातु है, जिस गम धातु को हम बार बार पढ़ रहे हैं अभी जाने के अर्थ में, और गम धातु के बाद एक विशिष्ट प्रत्यय लगा हुआ है क्त। तो हम इसी शब्द को फोकस करें, सु उपसर्ग, आ उपसर्ग, गम धातु और क्त प्रत्यय। हम क्या पा रहे हैं कि धातु है गम, उस धातु के पूर्व 2 विशिष्ट शब्द हम पा रहे हैं। तो जो 2 विशिष्ट शब्द है वही उपसर्ग है, सु और आ। और धातु के बाद भी एक हम प्रयोग पा रहे हैं, वह जो प्रयोग है वही प्रत्यय कहलाता है। इससे पूर्व भी हमने एक शब्द प्रयोग किया था कार्य, या आप लोग शब्द प्रयोग करते हैं कारण, भाई इस कारण से, उस कारण से, जिस कारण से, किस कारण से, ऐसे कारण शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। लेकिन कारण शब्द की भी प्रकृति जानिए तो इसमें मूल क्री धातु है, और उस धातु के साथ लगा हुआ एक प्रत्यय है जिस प्रत्यय को कहते हैं ल्युट। तो क्री धातु है, और क्री धातु के बाद जो लग रहा है वो प्रत्यय हुआ, और इससे पहले अगर आप क्री धातु के पूर्व जो हम उपसर्ग प्रयोग करते हैं वो उपसर्ग है। हम इस प्रकार त्वा और ल्यप को जानते हैं। अब पाएंगे कि जो स्क्रीन पर आने वाला आपके सामने लिखा हुआ आएगा, उसमें आप पाएंगे कि पहला बुलेट है, जिस बुलेट में लिखा हुआ है धातु प्लस त्वा। क्या मतलब हुआ कि पहले हम धातु लगाएंगे और उसके बाद त्वा प्रत्यय जुड़ेगा। हम शब्द लेते हैं पठ प्लस त्वा। पठ धातु का मतलब पढ़ना है। हमने एक और विशेष बात जानी लृट लकार के क्रम में, और लृट लकार के क्रम में जो बात हमने जानी वो बात यह थी कि हलंत वाले धातुओं के साथ इ का आगम हो जाता है। आप पाएंगे धातु प्लस त्वा लिखा हुआ है, पठ धातु है, त्वा प्रयोग करेंगे। हमने जाना कि ई जुड़ जाता है धातु के अंत में, तो क्या बना? पठित्वा। दूसरे बुलेट में आप पाएंगे कि लिखा हुआ है त्वा का त्वा शेष बचता है, यानी क जो पहले दिखने वाला आधा क है उसका लोप कर देंगे। अब फिर से कंसंट्रेट करें, धातु है पठ प्लस त्वा। हमने जाना त्वा का क हट गया, क्या बचा रह गया? त्वा। पठ और त्वा के बीच में इ आ जाएगा, क्या बन गया? पठित्वा। इसी प्रकार जितने भी 24 धातुएं हैं, 25 धातुएं हैं आपके पास, उनमें आप प्रयोग करने की कोशिश कीजिए। बनेगा पठित्वा, बनेगा भ्रमित्वा, बनेगा लिखित्वा, बनेगा चलित्वा, बनेगा हसित्वा, बनेगा रुदित्वा आदि। ऐसे कई सारे शब्द ऑटोमेटिकली बनते चले जाते हैं। और ध्यान देने योग्य बात क्या है इन शब्दों के साथ कि ये सारे के सारे शब्द अव्यय होते हैं,
और अव्ययों के रूप नहीं चलते, इसीलिए इन शब्दों के प्रति हमारी कोई कठिनाई बनी नहीं रह जाती है। क्यों? क्योंकि जब शब्द के रूप चलाने ही नहीं पड़ेंगे तो उसका एक ही फॉर्म हमें स्मरण में रखना है, पठित्वा। यहां पर पठित्वायाह या पठित्वास्य आदि जो गलत प्रयोग होते हैं वो प्रयोग होंगे ही नहीं। केवल ध्यान रखना है पठित्वा, चलित्वा, हसित्वा आदि। इसके बाद अभी हमने उपसर्ग की चर्चा की। अगर इसी प्रयोग को अगर हम धातु से पूर्व उपसर्ग लगा करके जाने तो एक अनूठा परिवर्तन हो जाता है, और वह परिवर्तन केवल शब्द दर्शन मात्र का परिवर्तन है। यानी शब्द जो हमें दिख रहा है केवल परिवर्तन वहां पर है, लेकिन शब्द का जो अर्थ है परिवर्तन उसमें नहीं होता। उसका भी अर्थ करके ही होगा, लेकिन जिस स्थल पर हमने त्वा का प्रयोग किया उस स्थल विशेष पे हमें ल्यप प्रत्यय लगाना पड़ेगा। फिर से समझें, अगर धातु से पूर्व हम उपसर्ग लगाते हैं और उपसर्ग लगाने वाले धातुओं का प्रयोग करके अर्थ में लाएं तो वहां पर त्वा प्रत्यय नहीं लगेगा, वहां पर ल्यप प्रत्यय लगेगा, और ल्यप का केवल य शेष बचता है। आप पाएंगे ल हटा दीजिए और प हटा दीजिए, केवल यह बचा रह जाता है। तो क्या बना? अगर हमने शब्द लिया प्र उपसर्ग नम धातु, नम धातु का अर्थ होता है नमस्कार करना, और उसमें अगर हम ल्यप प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या शब्द बना? प्र नम और य। क्या बना? प्रणम्य। प्रणम्य का अर्थ प्रणाम करके, और प्रणम्य शब्द बहुधा प्रयोग में आता है, अन्यथा आप लोग प्रणाम करके शब्द प्रयोग हम लोग लाते ही हैं। इसी प्रकार एक और शब्द देखिए, अगर गम धातु का अर्थ है जाना तो आने के लिए कौन सा धातु हो, क्या प्रयोग होगा? हमने इसकी चर्चा अभी तक नहीं की। अगर जाना धातु के लिए, जाना क्रिया के लिए संस्कृत में गम शब्द है, गम धातु है, तो आना के लिए कौन सी धातु है? आना के लिए कोई विशिष्ट धातु नहीं है, बल्कि क्या है कि उसी गम धातु में हम आ उपसर्ग लगा देते हैं, आ उपसर्ग लगा देते हैं, तो आगम बना और उसका अर्थ हो गया आना, यानी आगच्छति, आगमिष्यति, आगच्छत, ऐसे जो प्रयोग है वो आने के अर्थ में है। आगच्छति का अर्थ हो गया आता है, और आगच्छामि का अर्थ हो गया आता हूं। इसी प्रकार आगमिष्यति का अर्थ हो गया आऊंगा, आगमिष्यामि मतलब आगमिष्यति का अर्थ हो गया आएगा, और आगमिष्यामि इसका अर्थ हो गया आऊंगा। इसी तरह आगच्छत का अर्थ हो गया आया था। तो आ उपसर्ग अगर गम धातु से पहले लगाते हैं तो वो आना का बोध होता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जा करके तो हमने सीखा गत्वा, लेकिन आकर के क्या होगा? आप अपनी बुद्धि को प्रयोग में लाएं, आ उपसर्ग लगाएंगे और गम धातु में आने का अर्थ दे रहा है। तो हमने अभी जाना कि धातु से पूर्व यदि उपसर्ग लगा देंगे तो करके के अर्थ में ल्यप प्रत्यय लगेगा, और वह ल्यप जो है उसका केवल यह शेष बचता है, और इस प्रकार यह शब्द बन जाएगा आगम्य। ठीक है, आकर के। तो इस प्रकार हमने त्वा और ल्यप के प्रयोग को जाना। इसके साथ प्रयोग की एक सावधानी है। सामान्यतया हम जब त्वा और ल्यप का प्रयोग करते हैं तो यह स्वतंत्र प्रयोग जब होगा, अगर उसको हम एक वाक्य में प्रयोग लाते हैं, जैसे फल खा करके, ठीक, पुस्तक पढ़ करके, अब ऐसा जब हम प्रयोग लाते हैं तो वहां पर सामान्यतया जिसके ऊपर उस कर का, जिसके साथ उस करके का संबंध है, उसको हम द्वितीया विभक्ति में लाएंगे। यानी पुस्तकम पठित्वा, गृहम गत्वा, फलम खादित्वा आदि। तो देखेंगे जो पुस्तकम है, गृहम है और फलम है, ये सारे के सारे द्वितीया के बोधक हैं। तो इस प्रकार ये बनता है, इसका प्रयोग द्वितीया विभक्ति के साथ हम लाते हैं। लेकिन एक और सावधानी है, अगर कोई नदी में तैर करके आता है तो वहां पर तो नदी
देखिए, दो तरह से बात आती है। अगर पूरी नदी को इस तट से लेकर के उस तट तक पार करेगा तब तो द्वितीया विभक्ति होगी, लेकिन अगर वो नदी में तैरेगा तब वहां द्वितीया विभक्ति नहीं होगी, तब वहां पर सप्तमी विभक्ति ले आएंगे और अर्थ होगा और वाक्य बनेगा नद्याम, वहां पर सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार हम उद्यान में भ्रमण करते हैं, हम उद्यान को भ्रमण नहीं करेंगे, तो वहां पर हो जाएगा उद्याने भ्रमिष्यामि या उद्याने भ्रमित्वा, उद्यान में टहल करके आता है, तो उद्याने भ्रमित्वा आगच्छति, वहां पर उद्यानम भ्रमित्वा नहीं होगा। अगर हम रोड को क्रॉस करते हैं तब तो पार करना हुआ, लेकिन अगर रोड पर चलते हैं तब तो वहां द्वितीया विभक्ति लगेगी, लेकिन जब रोड पर चलते हैं तब वहां पर सप्तमी होगी, मार्गे चलामी। ठीक है, वहां मार्गम चलित्वा नहीं होगा, मार्गे चलित्वा होगा, मार्ग में चल करके। तो इस प्रकार की कुछ सावधानियां हैं, इन सावधानियों को हम ध्यान में रखें तो क्त्वा और ल्यप का बहुत ही सुंदर प्रयोग है और इस प्रयोग में बहुत ही आनंद आता है और अपनी अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने में एक सहायता हमें मिलती है। इसलिए आज आप बैठ करके क्त्वा और ल्यप का भी प्रयोग जरूर करें। इसके साथ एक और प्रत्यय है, वो प्रत्यय बहुधा के लिए के अर्थ में हम लाते हैं, या कभी कभी में जो सप्तमी का बोधक है हम उस अर्थ में भी ले आते हैं। अब जरा इसे सोचिए, हम कहते हैं कि पढ़ने के लिए, पठनाय जो सीखा है अभी तक, खाने के लिए या भोजन के लिए भोजनाय, खादनाय, जाने के लिए गमनाय, ऐसे शब्द हमने सीखे। लेकिन हम यहां पर एक विशेष जो है प्रयोग जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आपने पठनाय शब्द पढ़ा होगा तो पठनाय के रूप हैं, चतुर्थी विभक्ति है वो। अगर पठनाय चतुर्थी विभक्ति है तो आपको पठन शब्द के 21 रूप को याद रखने होंगे, जो मैं सलाह नहीं दूंगा। यह मेरा परामर्श नहीं होगा कि पठन, भोजन और खादन शब्द के आप 21 रूप को याद करें। उसके लिए एक सामान्य तरीका है और वो सामान्य तरीका है धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर लें। जैसा कि आपने जाना, मैंने कहा कि तुमुन का अर्थ है के लिए। यदि सामान्य संस्कृत कभी सुना होगा तो एक दो शब्द आपने जरूर सुना होगा, पठितुम, खादितुम, चलितुम, हसितुम, रोदितुम, भोक्तुम आदि। अब यहां इसके प्रयोग को जाने, यह प्रयोग होता कैसे है। आपने स्क्रीन पर देखा होगा, लिखा हुआ था पहले बुलेट में धातु प्लस तुमुन। कोई धातु ले लें, चल धातु लेते हैं, पठ और गम बहुत प्रयोग में ले लिया। चल धातु में तुमुन प्रत्यय लगा दीजिए, ल हलंत है। हमने सीख रखा है कि हलंत वाले शब्द के साथ धातु के अंत में, हलंत वाले धातु के साथ धातु के अंत में इ जुड़ जाता है। तो चल धातु के लौ में हलंत है, उसके बाद हम तुमुन का प्रयोग करेंगे, ई जुड़ जाएगा, बन जाएगा चली तुम। लेकिन अभी आपने यह नहीं जाना कि हमने तो कहा तुमुन और हम उसका तुम ले रहे हैं। तो तुमुन प्रत्यय का केवल तुम शेष रहता है और उस तुम में मां हलंत लगा रहेगा। ध्यान रखना है, उस हलंत में मां हलंत रहेगा। तुमुन में से जो उन है उसका लोप हो जाता है। तो इस प्रकार तुम बचा रहा, तो क्या शब्द बना, चली तुम। इसी पर अन्य शब्दों को देख लें, हसी तुम, खादी तुम, पठी तुम, गम तुम आएगा। इसका यह एक अपवाद है। हमने गम धातु, नम धातु और दृश्य धातु, इसके लिए एक अलग ही ये प्रकार, अलग ही प्रकृति के ये धातु हैं जिसके विषय में हमने चर्चा नहीं की है। हम इसकी भी चर्चा करेंगे धीरे धीरे, जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो इस जो सटलनेस है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी सामान्य है जो बार बार हमने कहा, खादी तुम, भ्रामी तुम, टहलने के लिए। अब इसमें देखेंगे क्या है कि तुमुन का
तुम शेष बचता है। ध्यान रखेंगे यहां पर जो तुमुन के बाद लिखा हुआ तुम है दूसरे बुलेट में, उस मां में हलंत नहीं लगा है, ये मिसिंग है। ये मेरे ख्याल से जो टाइप करने में एरर है। इस तुम में हम मां हलंत समझ लें। दूसरे शब्दों में तुमुन का तुम शेष बचता है मां हलंत के साथ। धातु के अंत में ई जुड़ जाता है जैसा स्पष्ट लिखा हुआ है, और हमने यहां नीचे लिखा भी है आपको। अपवाद है गम, दृश्य और नम। यह भी अव्यय रूप है। अभी हमने चर्चा की थी कि अगर हम पठनाय का प्रयोग करते हैं तो हमें उसके 21 रूप याद करने होंगे, लेकिन तुमुन प्रयोग को जान लेने के बाद केवल एक आपको याद रखना होगा, क्योंकि तुमुन भी अव्यय है। जिस प्रकार त्वा और ल्यप को आपने अव्यय के रूप में जाना, उसी प्रकार तुमुन प्रत्यय भी अव्यय है। इस तुमुन प्रत्यय का भी प्रयोग उपसर्गों के साथ होता है। अगर आपको कहना हो कि उसके पास जाने के लिए, समीप जाने के लिए, तो जाने के लिए तो अर्थ हुआ गंतुम, लेकिन समीप जाने के लिए अगर हम प्रयोग में लाते हैं तो वहां पर आप अगर उपसर्ग लगा दें तो उपगंतुम का अर्थ होता है निकट जाने के लिए, पास जाने के लिए, समीप जाने के लिए। तो उपसर्ग लगने से धातु का जो अर्थ है, धातु से निष्पन्न होने वाले जो शब्द हैं, उन शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। ये हमें आगे जब हम उपसर्ग प्रकरण पढ़ेंगे तो उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार उपसर्ग प्रभावी होता है और अर्थ को एक विशिष्ट अर्थ में परिवर्तित कर देता है। हमने जाना कि हमने आ उपसर्ग लगाया गम धातु के साथ तो अर्थ बदलकर हो गया आना। तो स्वाभाविक है कि अर्थ की जो उपसर्ग है वो अर्थ की प्रकृति को परिवर्तित करता है। यहां जाने हमने कहा अव्यय है। जिस प्रकार हमने प्रयोग जाना त्वा और ल्यप का कि द्वितीया और सप्तमी के साथ प्रयोग सामान्यतया होता है, उसी प्रकार हम इस तुमुन को भी जानेंगे। अब अगर आप जाने कि वह खाने के लिए जाता है तो अर्थ बना सह भोक्तुम। चलिए, हमने भुज धातु नहीं पढ़ा है, हम खाद धातु हमने पढ़ा है, खाद धातु का प्रयोग करते हैं। सह खादितुम गच्छति। अब प्रश्न उत्पन्न होता है क्या खाने के लिए? फल खाने के लिए, रोटी खाने के लिए, चावल खाने के लिए। अब जरा सोचिए, हम लेते हैं शब्द वह रोटी खाने के लिए, दो प्रकार की बातें आती है। सबसे पहले तो रोटी शब्द का जान लें कि संस्कृत क्या है। रोटी शब्द का संस्कृत है रोटिका। ठीक, प्रकृति देखिए, अंत में क्या आ रहा है? आ। और रोटिका स्त्रीलिंग शब्द है। हमने स्त्रीलिंग शब्द का रूप सीख रखा है लता के साथ, लता लते लताह, लताम लते लताह। अब यहां कहते हैं कि वह खाने के लिए जाता है। हमने प्रश्न किया क्या खाने के लिए जाता है? आपने उत्तर दिया रोटी खाने के लिए जाता है। तो बना रोटी शब्द का प्रयोग कर्म में आएगा, क्योंकि रोटी को खाने के लिए जाता है। तो प्रयोग कर लीजिए कि सह रोटिकाम, द्विवचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन, वह रोटी को खाने के लिए, तो सह रोटिकाम खादितुम गच्छति। लेकिन क्या कोई एक रोटी खाएगा? नहीं ना, हो सकता है ढेर सारी रोटी खाएं। तो जब ढेर सारी रोटी खाएंगे तो उसका बहुवचन प्रयोग हो जाएगा, और बहुवचन प्रयोग भी आप जानते हैं लताम लते लताह की दृष्टि से रोटिकाम रोटिके रोटिकाह हो जाएगा। तो अर्थ बन जाएगा कि सह, वाक्य बन जाएगा सह रोटिकाह खादितुम गच्छति। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कहां जाता है? गार्डन में या किचन में या डाइनिंग हॉल में या कहीं तो जा रहा होगा स्थल विशेष। अब चूंकि गच्छति है और यह सकर्मक धातु है, तो जिस स्थल विशेष पर खाने के लिए जाएगा उस स्थल विशेष को भी हम द्वितीय विभक्ति में ले लेंगे। तो देखिए क्या है कि सह रोटिकाह खादितुम गृहम गच्छति और भोजनालयम गच्छति। होटल आदि भी आप प्रयोग में ला सकते हैं, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति वहां पर भी होगी। हमारा वाक्य बना सह रोटिकाह खादितुम भोजनालयम गच्छति। ये जो खादितुम शब्द है इसमें देखेंगे कि इसका भी रूप नहीं चला, क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है कि यह अव्यय है और अव्यय के कोई रूप नहीं चलते। जैसे ना, नहीं है, नहीं के अर्थ में है ना,
कि अहम न गमिष्यामि, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये जो ना शब्द है यह भी अव्यय है। हर स्थिति परिस्थिति में ना उसी प्रकार रहेगा। किसी भी प्रकार की आंधी या तूफान से इस अव्यय को डर नहीं होता, वह सदैव अपनी प्रकृति बनाए रखता है। इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अव्यय में अगर विभक्ति लगा देंगे तो वह उस अव्यय का तो नाश होगा ही होगा, उस वाक्य का भी विध्वंस हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखें कि अव्यय के रूप नहीं चलते। और इसीलिए जो खादितुम शब्द है वो एज इट इज खादितुम रह गया। और तब हमने वाक्य बनाया कि सह रोटिकाः खादितुम भोजनालयम गच्छति। और 2-4 वाक्य ले लेते हैं। पुस्तक पढ़ने के लिए, क्या बना? पुस्तकम पठितुम। और देखिए, चूंकि दृश्य धातु आपने पाया कि यह अपवाद है, तो लेकिन दृश्य धातु का प्रयोग हमने आज सबसे पहले तुमुन प्रत्यय के लिए किया था, द्रष्टुम करके। हम मान लेते हैं, अब कैसे बना इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन दृश्य धातु में हम जब तुमुन प्रत्यय लगाते हैं तो वह बनता है शब्द द्रष्टुम, और उसका अर्थ होता है देखने के लिए। तो चलचित्रम द्रष्टुम, शिक्षकम द्रष्टुम, मित्रम द्रष्टुम, पुस्तकम द्रष्टुम। तो ये इन सारी चीजों को देखने के लिए, ठीक है। इसी तरह और लेते हैं, चलितुम का भी प्रयोग हो गया चलने के लिए। आप और दूसरा तीसरा प्रयोग ले, कोई भी अगर धातु हो आपके सामने तो उन धातुओं का प्रयोग करके केवल 2-2 शब्द का प्रयोग कीजिए। जैसे मैंने पुस्तकम पठितुम कहा, तो उसी प्रकार आप बना सकते हैं चलचित्रम द्रष्टुम। उसी प्रकार आप अन्य भी बना सकते हैं कि रोटिकाः खादितुम, फलानि खादितुम। इसी प्रकार आप और बना सकते हैं गृहम गंतुम। इसी प्रकार आप बना सकते हैं त्यक्तुम, त्यज धातु है छोड़ने के लिए, कि मैं उनको छोड़ने के लिए जा रहा हूं, मैं अपने मित्र, अहम स्वमित्रम त्यक्तुम गच्छामि, मित्रम त्यक्तुम, केवल इतना फोकस कीजिए। श्रोतुम, श्रो धातु है, श्रोतुम सुनने के लिए। क्या सुनने के लिए? चलिए, गानम श्रोतुम, गीतम श्रोतुम, भजनम श्रोतुम, प्रवचनम श्रोतुम, व्याख्यानम श्रोतुम। तो श्रोतुम कांस्टेंट है। आप अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, आप अपनी रुचि के अनुसार आप वहां पर विषय परिवर्तित कर दीजिए। हमने कहा चलचित्रम द्रष्टुम, हमने कहा भजनम श्रोतुम, आप वहां पर लगा सकते हैं व्याख्यानम श्रोतुम। अर्थात श्रवण क्रिया का कार्य जहां पर हो वहां पर आप श्रोतुम लगाइए और उसके साथ द्वितीय विभक्ति वाले शब्दों का प्रयोग कर दीजिए। अर्थ बन जाएगा अमुक तत्व को, अमुक विषय को, अमुक ज्ञान को सुनने के लिए। अभी ज्ञान शब्द से आ गया प्राप्त करने के लिए। तो प्राप्त करने के लिए प्राप्तुम, ठीक है, कि अहम पुस्तकम प्राप्तुम, यानी पुस्तक प्राप्त करने के लिए, पुस्तक लेने के लिए जाता हूं, गच्छामि। तो इस प्रकार ये तुमुन प्रत्यय और इससे पहले जो पढ़ा गया त्वा और लियप प्रत्यय है, ये हमें बहुत अधिक, ये दोनों प्रत्यय शक्ति देते हैं। और यह शक्ति किस चीज के लिए है? वाक्यों में अपनी अभिव्यक्ति को सुचारू तरीके से संयोजित करने की शक्ति देती है। और यही सुचारूपना जो है वो संस्कृत का परम आनंद है। आप अगर इनका सोच समझ के प्रयोग करते हैं तो स्वयमेव यह बोध होने लगेगा आपको कि मेरा वाक्य जो है अत्यंत सुंदर तरीके से लिखा जा रहा है। हम एक बार जानें कि अभी तक हमने आज क्या क्या पढ़ा, क्या क्या जाना, क्या क्या देखा और सुना। हमने सबसे पहले आपके सामने प्रयोग में लाया इकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के रूप। एतदर्थ उदाहरण में क्या हमने रखा? मुनि और मति, ये दोनों शब्द। ये दोनों शब्द रखने के पीछे मेरा प्रयोजन था, और आपने देखा होगा कि हमने कंपैरेटिव, हमने एक लिस्टिंग आपके सामने प्रस्तुत की थी। उसके पीछे रीजन ये था कि आप कंपैरिजन करके समझ सकें, क्योंकि अगर अलग अलग टेबल पे अगर इसको हम सीखेंगे तो मन में भ्रम बना रहेगा। हमने कंपैरिजन रखा और उसको जानने की कोशिश की। साथ ही हमने यह भी कहा कि मुनि जो इकारांत पुल्लिंग है और मति जो इकारांत स्त्रीलिंग है, इनके समान चलने वाले जितने भी शब्द होंगे, उन सारे शब्दों
का रूप, उन सारे शब्दों के रूप इन्हीं दोनों टेबल के आधार पर चलेंगे। अंतर करना है कि एक को पुल्लिंग होना चाहिए और एक को स्त्रीलिंग होना चाहिए। इसी प्रकार हमने लिट लकार और हमने लंग लकार के प्रयोग को जाना। अगर आप लिट लकार को अच्छी तरह से समझें तो आप पाएंगे कि यह लट लकार के बहुत ही नजदीक है। अंतर केवल यह है कि उसमें ई और स्य का बीच में आगम होता है, अन्यथा जो ती एंडिंग है वो लट और लिट का एक समान है। इसी प्रकार हमने लंग लकार जाना। लंग लकार की प्रकृति में पूरी तरह से परिवर्तन है और इसका प्रयोग सावधानी से होना चाहिए। इसमें प्रायशः गलतियां होती है। इनिशियली आपको इसमें गलतियां होगी क्योंकि प्रकृति भिन्न है, अन्यथा अगर आप फोकस करेंगे टेबल पे तो फिर कभी कोई गलती नहीं होगी। हमने क्त्वा और ल्यप को जाना, हमने तुमुन प्रत्यय को जाना। इसके साथ ही आगे मैं आपसे यह भी कहता हूं कि इसके साथ और भी सुंदर सुंदर वाक्य को निर्माण करने के लिए जितने प्रकार के रूप होंगे, चाहे वो शब्द रूप हों या धातु रूप हों और साथ ही प्रत्यय हों, हम इन तीनों को एक साथ लेकर के चलेंगे और तदनुसार आपके सामने वाक्यों का निर्माण करने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूं कि आपके लिए आज का जो यह व्याख्यान है यह रोचक रहा होगा। आपकी प्रतिक्रिया की अपेक्षा है, आपकी टिप्पणी की अपेक्षा है, आपकी टीका की अपेक्षा है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस व्याख्यान के द्वारा हमारे व्यूअर्स को संस्कृत सिखाने के लिए, एक बेसिक बिगिनर्स लेवल तक उनको लाने के लिए, ताकि उन्हें भाषा की समझ हो, वो कुछ पढ़ पाएँ, उसमें न्यूज़पेपर्स को कंसल्ट कर पाएँ। तो सर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा से, और व्यूअर्स थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।